हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एचटेट के क्वेश्चंस करेंगे और उनमें से हम आज लास्ट के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम पीछे से चल रहे हैं और हम अपनी 60 क्वेश्चन आती हैं एचटेट के टीजीटी साइंस के पेपर में। तो उन सभी को धीरे धीरे 2-3 स्लाइड्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपनी पहली जो है क्लास है पीवाईक्यू के लिए। तो टाइम ना के वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ वोल्ट मीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 180 ohm can be used to measure the potential difference across a 200 ohm resistor. Equivalent resistance of the circuit will be। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कह रखा है कि एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1800 है। ठीक है, पहली बात, कोई भी अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर जो है उसको हम सर्किट के अंदर हमेशा और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जिसका भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है उस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में। ठीक है, और पोटेंशियल जो है आपका वोल्ट मीटर होता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सॉरी रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत हाई होता है। तो इधर देख रहे हो आप लोग 1800 ओम है लगभग। तो हमने जो है कोई भी जो है रजिस्टर है 200 ओम का, और उसी सर्किट के हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रखा जिसका जो है रेजिस्टेंस कितना है, 1800 ओम है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हुई, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गई। ठीक है, तो नेट हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना है। आप सभी को पता है रेजिस्टेंस का नेट आर नेट का जो है फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। जब पैरेलल की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे डायरेक्टली और आंसर निकाल लेंगे। तो 1/1800 + 1/200 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ से, 1800 एलसीएम आ गया, 1800 1 जा 1800, 200 के लिए जाएगा तो ये 9 पे जाएगा। 9 + 1 कितना हो गया, 10/1800। 0 से 0 कट गई, डबल 0 आएगा, 0 से 0 कट गई तो 1/180। ये क्या था, 1/R नेट था। तो आर नेट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 180 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, आंसर आपका 180 ओम आया है। ठीक है, वेरी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ स्विस चीज़ इज। स्विस चीज़ है जिसका टेक्सचर पूछा है किसकी वजह से होता है। पहली बात लैक्टोबैसिलस की वजह से, दूसरा सैक्रोमाइसिस, तीसरा प्रोपियोनी बैक्टीरियम, और तीसरा चौथा जो ऑप्शन है दैट इज पेंसिलियम दे रखा है इन्होंने। ठीक है, वो यहाँ से चौथा ऑप्शन कट हो गया है, तो चौथा ऑप्शन पेंसिलियम है। तो अब बताइएगा कि स्विस चीज़ है उसका टेक्सचर किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, मिल्क के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, प्लस में CO2 बनाता है वहाँ पे। ठीक है, और जो ये CO2 है, ये CO2 क्या करती है, जो ये चीज़ बनती है उसके अंदर होल्स क्रिएट कर देती है। तो उसका टेक्सचर जो होल्स हैं वो किसकी वजह से हुए, CO2 की वजह से। और ये काम किया किसने है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम ने ये सारा काम किया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है अपनी क्लास, नेक्स्ट क्लास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। इनमें से जो है प्रोटीन्स की पैकेजिंग का काम, जो प्रोटीन्स को बनाने का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखेंगे तो RER का होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, लेकिन वो तो था बनाने का काम। अब आपसे कोई पूछता है कि उसको तैयार करना, उसको पैकेट्स में तैयार करके उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर जो भी कुछ काम मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, कुछ भी काम की ज़रूरत थी, तो वो काम कौन करेगा, वो काम करने का काम होता है गोल्गी एपरेटस का। और इसीलिए गोल्गी एपरेटस को पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है,
होप सो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा 143rd, for refraction at a concave spherical surface the distance of the object should be greater than z times the radius of curvature of the refracting surface for the image to be real। रियल इमेज के लिए जो z की वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। किस केस में, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस लिया है, ठीक है, और वो क्या कौन सा है, कनकेव स्पेरिकल सरफेस है। कौन सा है, कनकेव स्पेरिकल सरफेस है ये। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन जेड टाइम्स। अच्छा, सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडिया, एक कॉन्केव स्पेरिकल सरफेस है जो सेपरेट करता है एयर को और ग्लास को। ये कॉन्केव स्पेरिकल सरफेस है, यहाँ पे क्या है, ग्लास है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो इन दो सरफेसेस को ये क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस क्या होगा, फर्स्ट सरफेस ग्लास है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू1 इज इक्वल टू 3/2, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। यहाँ पे क्या है, म्यू2/v माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है। म्यू2 की वैल्यू कितनी है, म्यू2 की वैल्यू आई थी हमारे लिए, एयर है, एयर की 1/v हो जाएगी। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं हमेशा, और हमेशा डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये हमेशा राइट साइड होगा। जिस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट होती हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन मेज़र करने पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ 1 पॉजिटिव। और म्यू1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 u हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, मतलब 1.5 है म्यू2 की वैल्यू, और म्यू1 की कितनी है, 1 है। तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बच गया, डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है जो v है वो रियल इमेज है। रियल इमेज होगी तो इसका मतलब जो v है पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो v ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये नेट ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये इससे बड़ी वैल्यू होगी 0.5/r से, ठीक है। अब क्या करें, इस r को इधर शिफ्ट कर दीजिए, r को इधर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी सभी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर दिए। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। और इस सारे को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2u डिवाइडेड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u/3, और ये ग्रेटर देन है, r इज़ ग्रेटर देन u/3। इस 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3r, इधर लिख रही हूँ मैं लास्ट लाइन, 3r मस्ट बी ग्रेटर देन u। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो उससे ग्रेटर है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कितना टाइम ग्रेटर है, 3 टाइम्स ग्रेटर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन z टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कितना टाइम्स ग्रेटर है, 3 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। क्लियर है, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिएगा, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो फिर भी तो पूछ सकते हैं आप लोग। नाउ विच सब्सटेंस, क्वेश्चन है 144, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो पहली बात, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब भी लोहे को जंग लगता है, अगर आयरन का कोरोजन होता है तो उसको नाम दिया हमने स्पेशल रस्टिंग, ठीक है। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3
2O3XH2O, ठीक है। और जब भी आयरन का कोरोजन होता है तो उसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है रस्टिंग, ठीक है। और अगर और किसी मेटल की बात करती हैं तो हम कोरोजन कहेंगे, ठीक है। और जब आयरन की रस्ट लग जाता है तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। और वो किसका होता है, गैल्वेनाइजेशन में एक मेटल की परत लेयर चढ़ाई जाएगी ताकि उसको आगे और रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सके। तो कौन से मेटल की परत चढ़ाई जाती है, जिंक। जब जिंक की परत हम आयरन पे चढ़ाते तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सीन शार्पली द इमेज मस्ट बी फॉर्म एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ। अगर हमें एक शार्प एग्जैक्ट इमेज चाहिए है तो जो इमेज है वो आँख पे कहाँ पे बननी चाहिए, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आँख के रेटिना पे अगर प्रॉपर इमेज बनती है तो क्या होगा, तो हमें बिल्कुल शार्प इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी आई पे परफेक्ट बनेगी। अदरवाइज़ आपने कई सारे जो है डिफेक्ट पड़े हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें एग्जैक्ट जो है प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती रेटिना पे, इसलिए हमें वो जो है ऑब्जेक्ट धुंधले दिखाई देते हैं, ठीक दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होनी ज़रूरी है। अच्छा, इसका फोर्थ ऑप्शन था ऑप्टिक नर्व, जो करेक्ट नहीं है, आंसर थर्ड ही हमारा करेक्ट है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कौन सी सभी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। तो देखो, मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होता है, रासायनिक क्रियाएं सबके अंदर चलती हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा भी जीव हो। दूसरा ग्रोथ हर किसी की होगी। रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और ये सेक्सुअल भी, लेकिन होगा ज़रूर। अब लास्ट ऑप्शन बच गया फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग है, और कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे वेरी बेसिक क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए कि हमारा फटाफट आंसर निकल जाए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है बी। ऑप्शन बी में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके अंदर पाया जाता है, ये इनो के अंदर, ठीक है। जब भी आप लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो लेते हैं, और इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो एक एंटा एसिड का काम करता है, एक बेस का काम करता है, ठीक है। और ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एंटा एसिड। तो इसका मतलब जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या है कि एंटा एसिड है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में जो है थर्ड ऑप्शन से मैच कर रखा है इसको। ऑप्शन नंबर 3 में इसको थर्ड ऑप्शन से मैच कर रखा है, बी को। इसके अलावा और देख लेते हैं हम, जैसे दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। प्लांट्स के अंदर जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे हम जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन नहीं समझ में भी आता है तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और CaOH ट्वाइस है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम को बोलते हैं, जो एसिडिक सोयल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट बच गया कैलेमाइन सॉल्यूशन, जिसको आंटस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो आंसर थर्ड करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी रोल आपसे पूछता है। तो देखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रफ कहा जाता है, और इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन्स का निर्माण करना। अब RER ने प्रोटीन्स का निर्माण कर दिया, SER का क्या काम है वो देखते हैं बाद में, पहले और ऑप्शन देखते हैं हम।
फोटोसिंथेसिस का काम होता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये किसके अंदर है? वैसे भी ये प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। एटीपी सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब बच गया क्या? लिपिड सिंथेसिस। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या होता है? लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंट्री साइकिल? इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल है? देखिए, सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब क्या कह रहा है? जो बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो सेडिमेंट्री साइकिल का है, बाकी ऑप्शन सेडिमेंट्री साइकिल के नहीं है। तो मतलब कुछ है कि जो साइकिल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कंप्लीट होती हैं, एयर के अंदर कंप्लीट होती हैं, ठीक है, साइकिल पूरी होती है। लेकिन जो ये साइकिल किसकी वजह से कंप्लीट होती है? रॉक्स की, सेडिमेंट्स की जो है मेटामॉर्फोसिस की वजह से, फॉर्मेशन की वजह से। तो जब भी रॉक्स फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे कौन सी जो है गैसें रिलीज होती हैं? सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है। तो सल्फर और जो फॉस्फोरस की साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल जो है सेडिमेंट्स की वजह से या रॉक्स की वजह से कंप्लीट होती है, रॉक्स मॉर्फोसिस की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड, सल्फर एंड फॉस्फोरस। लास्ट क्वेश्चन बच गया, सेलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम देयर फूड चेन। हमसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पूछा है। अगर हमसे कोई पूछता प्रोड्यूसर्स के बारे में, अगर फूड चेन के प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये क्या हैं? हमारे प्राइमरी क्या प्रोड्यूसर ही हैं ये। ठीक है। क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। लेकिन हमसे पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर जो फर्स्ट स्टेज पे इन्हें यूज़ करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का यूज़ कौन करते हैं? जू प्लैंक्टन्स। ग्रास का यूज़ कौन करता है? ग्रास होपर। और ट्रीज का यूज़ कौन करता है? काउ। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका। ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चंस 2024 के थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए वो हम जल्दी फटाफट कंप्लीट करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।